उनके पास ये सम्राट मिसाइल है जो उन्होंने रिसेंटली टेस्ट की है। ये कैरी कर सकता है अराउंड 700 किलो टन्स ऑफ वॉरहेड। इसकी स्पीड हो जाती है अप टू माक 12, मतलब 12 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। यही आप कंपेयर करो टू द अमेरिकन मिसाइल डार्क ईगल जो बताते हैं, जो उनके पास 8 ही हैं सिर्फ, उसकी स्पीड रहती है माक 5, मतलब ओनली 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जब पूरी दुनिया की आंखें वेस्ट एशिया पे गड़ी हुई हैं कि भाई ईरान वॉर में क्या हो रहा है, तब हम ऑलमोस्ट भूल जाते हैं कि भाई एक लंबा चौड़ा सॉर्ट ऑफ फॉरएवर वॉर चलते ही जा रहा है। 4 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। वर्ल्ड वॉर 2 6 साल चला था। एंड ये भी मत भूलो कि इस वॉर में इन्वॉल्व है दी मिलिट्री सुपर पावर ऑफ आवर टाइम्स। एंड वो लड़ाई किससे कर रहे हैं? यूक्रेन से। सॉरी, इसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। यूक्रेन से नहीं, ये एक्चुअली प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन रशिया एंड नेटो। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप मिलकर रशिया को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? वैसे हम आपको बता चुके हैं पहले ही ऑलरेडी कि भाई ये वॉर कैसे चालू हुआ था, कितने सालों से रशिया को बिट्रे किया गया था, चाहे वो नेटो एक्सपेंशन हो या 2 बार किए हुए मिन्स्क अग्रीमेंट्स। एंड ये बात तो जर्मन चांसलर ने भी अग्री किया था कि मिन्स्क अग्रीमेंट्स इसलिए किए गए थे ताकि टाइम मिल पाए। किस चीज के लिए? यूक्रेन को आर्म करने के लिए। एंड यूक्रेन को आर्म किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप ने। तो ये हमेशा से पहले की ही प्लानिंग थी। तो ये वॉर चला है 4 साल तक। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी होगी वहां पे। यूएस और इजराइल का जो ईरान के अगेंस्ट वॉर था वो 2 महीने भी नहीं चला था। हाँ, ये जरूर बात है कि भाई उसमें इजराइल इन्वॉल्व था तो वो काफी ज्यादा ब्रूटल था, काफी ज्यादा डेडली था, डेवस्टेशन और भी ज्यादा थी। एंड भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। वैसे आपको ये बात बता दें कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था तब भी ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो ग्रेन प्राइसेस थे जैसे कि वीट, उसके भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पर उसके बाद रशिया ने कुछ एग्रीमेंट्स के, ऑयल फ्लो ईज हो गया पूरे दुनिया में। एंड जो ग्रेन का फ्लो था वो भी ईज हो गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को अलाउ कर दिया कि वो वीट एक्सपोर्ट कर लें पूरी दुनिया को। अब देखो 4 साल से वॉर चल रहा है, इसमें क्या क्या हो गया। रशिया ने, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया ने 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी कैप्चर कर ली है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अरे रशिया क्या आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई वो यूक्रेन में। तो सबसे पहले ये मत भूलो कि रशिया यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, रशिया लड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप से इकट्ठे। एंड अब इसके बाद आप देख लो, हम तो इंडियंस है ना, हमको तो चूरन खिलाया जाता है कि इजराइल की आर्मी सर्वश्रेष्ठ, ये वो बेस्ट वेपनरी। जेनोसाइड कर रहे हैं वो पैलेस्टीन में, लेबनान में, एंड कुछ भी टेरिटरी नहीं कब्जा पाए। एंड ये जो टेरिटरी रशिया ने कब्जाई भी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रशियन ही बोलते हैं, वो एथनिकली रशियन ही है। एंड इनफैक्ट पूरे यूक्रेन में रशियन लैंग्वेज बैन कर दी गई थी। इनफैक्ट रशियंस तो ये अलेज करते हैं कि जेनोसाइड कैरी आउट हो रहा था अगेंस्ट दीज एथनिकली रशियन पीपल, ये जो डॉनबास टेरिटरीज में रहते हैं। वन कुड आर्ग्यू कि भाई एग्जैक्टली वो जेनोसाइड नहीं था, पर बहुत सारी बमबारी की जा रही थी इन नॉर्मल सिविलियंस के खिलाफ। और क्या हो चुका है इस वॉर में? यूक्रेन पूरी तरह ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, वहां पे आदमी नहीं बचे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। इस कितने सारे वीडियोस आते रहते हैं कि कैसे वहां पे किसी को भी, मतलब नॉर्मल स्ट्रीट पे कोई आदमी चल रहा है या लोगों के घर जा जाके लोगों को उठाया जा रहा है, उनको ड्राफ्ट किया जा रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो वो कह रहे हैं डॉक्टर्स को भी मोबिलाइज होना पड़ेगा। यूक्रेन एज एन इकोनॉमी तो क्या ही बची है। जेलेंस्की ने सब कुछ तो वेस्टर्न पावर्स को पहले ही प्लेज कर चुका था, वो सारे एग्रीकल्चरल लैंड सब कुछ फार्मर्स से ले लेके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को वो उनका लैंड बेच चुका था, क्योंकि यूक्रेन को कहते हैं द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। अब माना जाता है कि यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन फोर्स बची है एंड उसी के बदौलत वो लड़ रहे हैं। वो जितने भी आदमी रिक्रूट करते हैं ना, वो ड्रोन्स चलाने के लिए ही रिक्रूट करते हैं या रिलेटेड एक्टिविटी के लिए ही रिक्रूट करते हैं। देखो यूक्रेन एज अ कंट्री खत्म हो सकती है क्योंकि उनका जो लास्ट रिमेनिंग पोर्ट है ओडेसा है, उसको रशिया कैप्चर कर सकता है। अगर रशिया ये पोर्ट ले लेता है तो यूक्रेन लैंडलॉक्ड हो जाएगा। देखो आप बहुत ज्यादा इस वॉर के बारे में सुनोगे नहीं क्योंकि हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। एंड देखो यहाँ पे कोई जेनोसाइड नहीं चल रहा है, ये एक्चुअली वॉर लड़ा जा रहा है बिटवीन 2 कंट्रीज या प्रॉक्सी वॉर है। अब देखो ये वॉर ज्यादा डेंजरस इसलिए हो चुका है क्योंकि सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे, चाहे दोनों देशों में कोई भी हो जो ये करता है। इनफैक्ट जब बात हो रही थी, ट्रंप ने भी आके डिक्लेयर किया था कि भाई सीज फायर है कुछ दिनों के लिए, तो यूक्रेन ने उस सीज फायर को 16,000 बार वायोलेट किया। इनफैक्ट अब तो वो आके ये भी बोल चुके हैं कि भाई जितने भी डिप्लोमेट्स हैं ना जो कीव में रहते हैं, उन सबको खाली कर देना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि अब रशिया विल गो इन फॉर द किल? लगता तो ऐसा ही है। इनफैक्ट एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक करना, चाहे वो रिफाइनरीज हो या पावर ग्रिड्स हो, वो भी एकदम नॉर्मल हो चुका है। अब ये आपको और हमको भी अफेक्ट करता है क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस टू द वर्ल्ड। एंड इंडिया भी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है। एंड अगर मान लो वहां से ही ऑयल कम निकलता है तो ग्लोबली भी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। रशिया तो ऑलरेडी कह चुका है कि अब वो गैसोलीन एक्सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे खतरनाक बात, यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स को अटैक करना भी कॉमन प्लेस हो चुका है। जो यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है रशिया के अंदर, यूक्रेन उस पर लगातार अटैक करता है, लगातार।
एंड देखो, आपको ये लगेगा कि भाई ये तो बायस्ड है, सिर्फ आरटी की न्यूज़ दिखा रहा है, तो इसको ध्यान से देखना। हमने आरटी की भी न्यूज़ पकड़ी है एंड जो दूसरी साइड है कीव इंडिपेंडेंट, उनकी भी न्यूज़ पकड़ी है। तो आरटी बता रहा है कि भाई अटैक किया गया न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, कीव इंडिपेंडेंट ये बता रहा है कि भाई IAEA बता रहा है कि भाई इंक्रीज्ड ड्रोन एक्टिविटी है। कहीं ये नहीं कहा गया कि अटैक किया गया एग्जैक्टली न्यूक्लियर फैसिलिटी को। देखो, ट्रंप तो हार मान चुका है इन दिस रिगार्ड। तो जॉन मियरशाइमर भी कहते हैं कि ही हैज़ प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द रशियंस, मतलब रशियंस चाहते हैं कि भाई एक एक करके जो यूक्रेन के एलाइज हैं, जब वो उसको सपोर्ट करना बंद करेंगे तभी ये वॉर खत्म होगा। क्योंकि इन लोग ने तो सोच लिया है कि भाई वी विल फाइट यूक्रेन टिल द लास्ट यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेन में आदमी खत्म हो जाएं, अमेरिकन को, यूरोपियंस को फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रंप कैसे हार मान चुका है? वो क्लियरली बोल चुका है कि भाई अब हम और एड नहीं देंगे यूक्रेन को। एंड ये कब हुआ है? $200 बिलियन ऑलमोस्ट यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। ये पता है $200 बिलियन कितना है? ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ इंडियाज डिफेंस बजट। एंड इंडिया का डिफेंस बजट भी कोई कम नहीं है, वन ऑफ द हाईएस्ट ही है। तो ट्रंप ये बोल चुका है कि भाई अब हम एड नहीं देंगे, अगर कोई भी वेपन्स चाहिए तो हम नेटो को बेचेंगे एंड नेटो आगे यूक्रेन को दे सकता है। अब देखो, यूक्रेन की जो डेस्परेशन है इतनी ज़्यादा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहता है। अभी रिसेंटली हो सकता है आपने सुना हो कि लाटविया के अंदर एक फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया एक ड्रोन के द्वारा। अब इसमें इतनी सारी रिपोर्टिंग आ चुकी है, रशियंस ने पहले ही डिनाई कर दिया था कि भाई ये हमारा ड्रोन नहीं था। एंड अब तो जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है वो भी कंफर्म कर चुके हैं कि जो लाटविया में ड्रोन गिरा था वो यूक्रेन ने ही भेजा था। एंड जेलेंस्की देखो किस टाइप के एलिगेशंस करता है। वो कहता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस को अटैक करने वाले हैं, वो कहता है यूक्रेन को बेलारूस से अटैक करने वाले हैं। मतलब अगर इतिहास में लिखा जाएगा ना कि किन किन करप्ट पॉलिटिशियंस ने अपने देश को बेच दिया, एकदम बर्बाद कर दिया, उसमें हिटलर के साथ, मुसोलिनी के साथ इस आदमी का नाम भी सबसे ऊपर आएगा। एंड इसको सपोर्ट कौन करता था? अमेरिकन सपोर्ट करते थे। हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पर क्योंकि सबसे ज्यादा ना लोगों को ये लगता है कि अरे भाई यूक्रेन अच्छा बेचारा एंड रशिया ने आके ऐसे ही इन्वेड कर दिया। नहीं, यूक्रेन जो कुछ कर रहा है अमेरिकन के कहने पर कर रहा है। एंड इसको अपॉइंट भी अमेरिकन ने कराया था 2014 में कू करके। देखो, जेलेंस्की एक नंबर का करप्ट पॉलिटिशियन है, ठीक है, पूरे देश को तो बेच ही चुका है एंड कोकहेड है, मतलब ड्रग एडिक्ट है ये बंदा। एंड ये चीज जेलेंस्की की जो प्रेस सेक्रेटरी थी वही आके बता रही है। आपको आर्टिकल्स जो हम आगे दिखाएंगे वो आरटी के हैं, पर ये सारी चीजें उन्होंने टकर कार्लसन के साथ एक पॉडकास्ट में बताई है। वो ये बताती हैं कि उनका खुद का नाम एक किल लिस्ट में एडेड है क्योंकि वहां पे इतनी मतलब डिक्टेटरशिप है पूरे यूक्रेन में कि अगर आप जरा भी ऑपोजिशन करो टू जेलेंस्की तो आपको मार दिया जाता है। एंड अमेरिकन का पूरा सपोर्ट है तो कोई रिजीम चेंज भी नहीं करा पा रहे वहां पे कोई। वो ये भी बताती हैं कि गोबल्स स्टाइल प्रोपेगेंडा, गोबल्स कौन होता था? कम्युनिकेशन मिनिस्टर होता था हिटलर का। तो वो कह रहे हैं कि हिटलर टाइप प्रोपेगेंडा वो यूक्रेन में चलाता है। वो ये बताती है कि जेलेंस्की थ्राइव करता है वॉर पे, तो भाई वो क्यों चाहेगा कि खत्म हो? मतलब वो बेसिकली बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है इस सब चीजों से। एंड वो ये भी बताती है कि ही इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू पीस टुडे, मतलब वो चाहता ही नहीं कि ये खत्म हो वॉर, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करता है अपने लिए भी एंड अपने अमेरिकन दोस्तों के लिए भी। एंड ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? अमेरिकन बोलते हैं कि वो एड भेज रहे हैं टू यूक्रेन, एंड वो एड ऐसे नहीं है कि पैसे आ गई अपना देश बना लो। वो एड ऐसे आती है कि भाई हमने तुमको ये पैसे दिए, ठीक है, तो अमेरिका से पैसे जाते हैं यूक्रेन, फिर अमेरिका से आर्म्स जाते हैं टू यूक्रेन, एंड वही पैसा फिर वॉशिंग मशीन से लॉन्डर होके वापस आ जाता है टू द अमेरिकन। तो यूक्रेन के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। एंड एक और फन फैक्ट बता दूं, अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस आदमी को इजराइल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हर चीज़ इजराइल पे ब्लेम डाल देता है। तो जेलेंस्की का जो टॉप एड है जो करप्शन केस में फंसा भी हुआ है, वो कहाँ भाग गया? ऑफ ऑल कंट्रीज टू इजराइल। तो भाई जितने भी आप बड़े क्रिमिनल हो, आप इजराइल जा सकते हो, फ्ली कर सकते हो वहाँ पर। एंड यही सेम हाल पेडोफाइल्स का भी है। बहुत सारे पेडोफाइल्स भी अमेरिका से भाग के इजरायली चले जाते हैं। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस फाइल रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है क्योंकि उनके पास इतने साल रहे हैं अपनी पूरी डिफेंस कैपेबिलिटी को फिर से अपग्रेड करने के लिए। एंड वो इतनी ज़्यादा तादाद पे अब ड्रोन्स और मिसाइल्स बना रहे हैं एंड उन्होंने अपनी आर्मी को भी एक्सपैंड कर लिया है। एंड भाई वो क्यों ना करें, क्योंकि यूरोप धमकियाँ देता रहता है, नेटो धमकियाँ देता रहता है। नेटो ये बोलता है कि भाई रशिया नेटो को अटैक कर देगा विद इन 5 ईयर्स। वो ये बोलता है कि 3 देशों को अटैक कर देगा व्लादिमीर पुतिन। उनको एकदम ना, व्लादिमीर पुतिन को तो इन्होंने एकदम विलन बना रखा है, जबकि असली विलन ये लोग खुद हैं, यूरोपियंस हैं। यूरोपियंस वॉर खुद नहीं खत्म करना चाहते, पैसे भेजते रहते हैं। अराउंड $100 बिलियन का और पैकेज इन्होंने सैंक्शन किया है टू गिव टू यूक्रेन। फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए? एंड साथ में ये कहते हैं कि भाई नेटो कंट्रीज को बहुत खतरा है, तो बात हो रही है कि जर्मनी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा या एटलीस्ट ले लेगा फ्रॉम सम अदर कंट्रीज। फ्रांस कहता है हमने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला
बिछा दिया है ऑल अक्रॉस यूरोप, यूके भी यही सेम बातें करता है। इस सब की जरूरत क्या है? एंड जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ था जिसको बता रहे थे इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, ये वो, उसमें यूरोप ने क्या किया था? यूरोप ने जाके अटैक किया था रशिया के न्यूक्लियर ट्रायड को। न्यूक्लियर ट्रायड होता है मतलब 3 चीजें जिससे आप न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सकते हो, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट से या मिसाइल्स के थ्रू। तो इन्होंने जाकर जो रशियन बॉम्बर्स हैं जिनको हमेशा इन प्लेन साइट रहना होता है बिकॉज ऑफ अ ट्रीटी जो इनकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, इन्होंने जाके उन बॉम्बर्स को ही अटैक कर दिया। तो ये सब सुन के अब रशियंस भी कहते हैं कि भाई हम क्यों पीछे हटे, अब तो हम जड़ को टारगेट करेंगे। जर्मनी में जो वेपन्स फैक्ट्री है ना वो हमारे लिए लेजिट टारगेट है। एक बहुत क्लोज एड हैंड टू व्लादिमीर पुतिन, कारागानोव, वो तो आके खुले आम न्यूक्लियर थ्रेट दे चुके हैं टू यूरोप, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई यूरोप ही तो पूरे पैसे दे रहा है इस सब चीज के लिए। क्योंकि अब रशियंस को ये लगता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो इससे बाहर हो रहा है, तो अब उनको लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ यूरोप है। तो यूरोपियंस को फील करना पड़ेगा पेन, हमको यूरोप को अटैक करना पड़ेगा। अब उन्होंने एक बार बोला कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे यूरोप को, फिर उन्होंने थोड़े वॉक बैक कर लिए ये कमेंट्स, एंड उन्होंने बोला कि हमारे पास अब जो वेपन्स हैं बहुत प्रिसाइसली हम यूरोप की वेपन्स फैक्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। तो ये भाई डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि रशिया एक एंडलेस वॉर नहीं लड़ना चाहता। क्यों लड़े वो? तो उनको लगता है कि भाई जहां से फंडिंग आ रही है इस वॉर की उसी को हम जड़ से मिटा देते हैं, मतलब ये सारी वेपन फैक्ट्रीज इन यूरोप। एंड आप देखो ये यूरोपियन पॉलिटिशियन, मैं पहले भी आके बोल चुका हूं एंड अभी भी बोलूंगा, मतलब हमें क्या लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस खराब हैं, ठीक है होंगे, पर ये यूरोपियंस और अमेरिकन्स कोई अच्छे नहीं है। ये तो वहाँ पे अच्छी लाइफ है लोगों के पास क्योंकि पहले उन्होंने इतना लूट पाट के अपने देश अच्छे से बना लिए थे, एंड वहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जैसे हमारी। खैर मैं थोड़ा रैंट में चला गया। तो यूरोपियंस एक तरफ कह रहे हैं रशिया हमारा एनिमी है एंड हमको उससे लड़ाई करने के लिए तैयारी करनी है, पर खुद की इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद इन लोगों ने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ रशियन एलएनजी परचेज करी है। एंड ये यही लोग थे, खैर वो तो शायद अमेरिकन भी हो सकते हैं, जिन्होंने जाके जो पाइपलाइन थी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, उसको फोड़ दिया था एंड उसके बाद महंगी गैस खुद ही बेच रहे थे जर्मनी को एंड पूरे यूरोप को। अब देखो रशियन मिसाइल्स जो है ना, आई थिंक आज के डेट में जितने भी मैं एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ जो वेपन एक्सपर्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज स्कॉट रिटर, वो ये बताते हैं कि रशिया के पास वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स हैं आज के डेट में। उनके पास ये सम्राट मिसाइल है जो उन्होंने रिसेंटली टेस्ट की है। ये कैरी कर सकता है अराउंड 700 किलो टन्स ऑफ वॉरहेड। इसकी स्पीड हो जाती है अप टू मार्क 12, मतलब 12 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। यही आप कंपेयर करो टू द अमेरिकन मिसाइल डार्क ईगल जो बताते हैं, जो उनके पास 8 ही हैं सिर्फ, उसकी स्पीड रहती है मार्क 5, मतलब ओनली 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एंड अब इसके ऊपर एक और ऐड कर लो, रशिया ने ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम ही अनवेल की है अपनी ओरेशनिक मिसाइल, जिसको काफ़ी यूज़ भी कर चुके हैं। उसका आप ये वीडियो भी देखोगे तो ऐसा लगता है बिजली कड़की और बस कुछ भी नहीं दिखता, वो मिसाइल का कुछ भी नहीं दिखता। इसका मतलब ये जो सम्राट मिसाइल है ये रशिया से वाशिंगटन डीसी पहुंच सकती है सिर्फ आधे घंटे के अंदर। एंड आप ये मान के चलो ये ग्लाइड भी कर जाती है, अगर कोई भी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स आती हैं तो उनको इवेड भी कर जाती है। तो बेसिकली आप ये मान लो कि रशिया ये बता रहा है हमारे पास इतनी वेपन्स कैपेबिलिटी है एंड हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं, एंड आपके पास ऐसा कुछ भी वेपन नहीं है जो इसको काउंटर कर सके। इसके अलावा रशिया की जो आर्मी का साइज है वो हो चुका है 2.3 मिलियन। तो बेसिकली रशिया आज के डेट में वन ऑफ दी मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर्स है, इनफैक्ट आई वुड से मच बिगर दैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो रशियन वेपन्स के अगेंस्ट तो टिक नहीं पाए यूक्रेन के अंदर, जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो ईरान के अगेंस्ट नहीं टिक पाए, एंड अमेरिका के पास कोई भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है उनके पास कि हम इतने सारे वेपन्स बना सके। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पर ही रोक लगा दी, टंगस्टन पर ही रोक लगा दी, तो फिर वो अपने वेपन्स भी नहीं बना पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे रशियंस एंड चाइनीज़ के पास सारे रॉ मटेरियल की उपलब्धि है एंड पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि वो फटाफट ड्रोन्स बना सकें, फटाफट मिसाइल्स बना सके। अमेरिका की तो ये हालत हुई है, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस चीज़ के ऊपर कि उनके ऑफेंसिव मिसाइल्स भी खत्म हो रहे हैं। अब ये देखो व्लादिमीर पुतिन बता चुके हैं कि वॉर खत्म हो सकता है, तो ये कहीं एम्प्टी स्टेटमेंट्स नहीं हैं। जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं पेस्कोव, वो भी ये बता चुके हैं कि भाई डॉनबास से यूक्रेन को विड्रॉ करना पड़ेगा, जब तक विड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये वॉर चलती रहेगी, एंड यूक्रेन विड्रॉ नहीं करेगा। देखो बात सिंपल है, एंड रशिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि ये बैटलफील्ड पे ही खत्म होगा वॉर। देखो जो सबसे खतरनाक बात है ना, जिससे मैं सबसे ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, वो ये है कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं
ठीक है, यूएसए प्लस 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 नेटो वगैरह इन सब में इंक्लूड कर लो। इनको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ही देखे जाते हैं यहाँ पे कि ठीक है यार बढ़िया है, देश के देश तबाह हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन तो पैसे कमा रहे हैं ना, अपने तो वेपन्स बिक रहे हैं ना, ये लोग ऐसे सोचते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी सोच ऐसी नहीं है कि वॉर खत्म की जाए, देयर इज नो एपेटाइट। एंड आपको एक और प्रूफ देता हूं, ये जो हमारे चंगू मंगू हैं, ठीक है, ये ही जाके नेगोशिएट करते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ टू एंड द वॉर। तो भाई ये क्या हो रहा है? एंड उसके ऊपर आप ऐड कर लो कभी कभार ये ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक भी आ जाते हैं, तो इनको तो भाई अपने पैसों की चिंता है, इनको पीस चाहिए ही नहीं इस दुनिया में। एंड मुझे लगता है कि जो यूक्रेन मॉडल हमने देखा है ना, मॉडल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये लेसन होना चाहिए सारे देशों के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलाइज हैं, चाहे वो यूरोप हो, ताइवान हो, अरब कंट्रीज हो या इंडिया ही क्यों ना हो, कि ये लोग हमेशा धोखा देते हैं, ऐसे ही थोड़ी यूएस एम्पायर कहलाते हैं।